जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं 31 से 40 तक के धाराओं के बारे में। तो हम जो है इससे पहले के जो 3 वीडियो थे उसमें जो है हम 1 से 30 तक के धाराओं के बारे में जान चुके हैं। तो आज इस वीडियो में जो है हम 31 से 40 तक के धाराओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर 31 से 40 तक के धाराओं में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए क्या है कि 31, पहले तो मैं बता दूं कि 1 से 30 तक के धाराओं के बारे में हम जान चुके हैं। अब आज इस वीडियो में जो है हम धारा 31 जानेंगे, 31 से 40 तक। ठीक है, अब ये जो चल रहा है ये चल रहा है साधारण स्पष्टीकरण जो 6 से 52 के का तक है। ठीक है, तो 31 में दिया गया है विल। ठीक है, विल, देखिए बिल नहीं है, विल है। ठीक है, ये जो है विल, इंग्लिश में इसे आप समझे तो विल। ठीक है, विल मतलब इच्छा। ठीक है, ये जो है इच्छा पत्र है। इच्छा पत्र का मतलब है कि जब आप सुने होंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे को देना चाहता है तो वो एक प्रकार से वैध, उसके लिए जो है एक वैध रूप से एक तरह से दस्तावेज है जो सरकार को देता है कि हाँ मैं अपनी संपत्ति इसको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो उस लेटर में लिख कर देता है, लेकिन वो लेटर प्रभावशील कब होता है? तो उसके मरने के बाद। तो ये जो विल है, विल मतलब कि वही इच्छा पत्र। ठीक है, इच्छा पत्र से संबंधित है ये जो है उत्तराधिकारी यानी भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम जो है धारा 2 के एच में देखेंगे तो वहाँ पर विल की परिभाषा दी गई है। तो वहाँ पर देखेंगे तो विल की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि कोई यानी इच्छा पत्र कर्ता जो है अपने संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति से संबंधित आशय से वैध रूप से उसके पास ये हक होता है कि वो जो है अपनी संपत्ति जो है आगे देने वाले व्यक्ति को उसमें जो है देता है। यानी कि जिस व्यक्ति को देना होता है वो जो है उस पत्र में उसे लिखता है। ठीक है, उसी को हम जो है कहते हैं विल यानी इच्छा पत्र। इच्छा पत्र मतलब कुछ आप यहाँ समझे कि अपनी संपत्ति का अपने आशय से यदि किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो एक प्रकार से इच्छा पत्र है। लेकिन इच्छा पत्र में डिनोट करना पड़ता है सरकार को, क्योंकि सरकार को कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति किसको देना चाहता है अपनी संपत्ति। लेकिन संपत्ति भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, उसको तो हम बाद में समझेंगे। लेकिन जो ये संपत्ति है ये संपत्ति उससे संबंधित है जो उसकी खुद की बनाई हो। क्योंकि देखिए कि एक होता है पैतृक संपत्ति और एक जो खुद की बनाई होती संपत्ति उसकी, यानी कि एक जो है परदादा के द्वारा मिली गई संपत्ति और एक जो होती है कि खुद की बनाई हुई संपत्ति। तो देखिए खुद की बनाई हुई संपत्ति में आपका अधिकार है, आप चाहे तो वो संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन यदि वो संपत्ति आपकी दादा परदादा से चली आ रही है तो उसमें जो होता है कि आपके जो पुत्र हैं उनका हक होता है। ठीक है, यदि वो चाह लें तो उनके सिवा आप किसी को बेच नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये विल जो इच्छा पत्र दिया गया है, यहाँ ये दिया गया है कि कोई भी इच्छा पत्र कर्ता अपनी संपत्ति का जो संपत्ति से संबंधित आशय से जो है किसी को भी दे सकता है। ठीक है, ये जो है धारा 31 में दिया गया। अब धारा यदि 32 देखें तो धारा 32 में देखेंगे तो धारा 32 यानी कि धारा 32 में कहा गया है, धारा 32 में कहा गया है कि कार्यों को यानी कि कार्यों को निर्देश करने वाले शब्दों को, ठीक है, शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है धारा 32 में? धारा 32 में इस प्रकार समझिए कि जब तक, ठीक है, जब तक संदर्भ से आपको तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो तब तक इस संहिता में जो शब्द दिया गया है किसका, जिसका विस्तार किया गया है। ठीक है, यानी कि धारा में जो प्रभावशील है, ये आप पढ़िए आगे,
कार्यों को निर्देश करने वाले शब्द, यानी कि जो शब्द हैं, जो शब्द निर्देश करते हैं, जब तक आपको संदर्भ से, आशय से, यानी तत्पार, यानी कि तुरंत शीघ्र ही आपको आशा ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तब तक वो शब्द जो हैं लोप रहेंगे, यानी कि अवैध लोप रहेंगे। अब लोप शब्द जो है इसके 33 में परिभाषा दिया गया है लोप और कार्य की, तो हम उसमें समझेंगे। लेकिन आप 32 ये समझिए कि जो शब्द हैं, यानी कि जो किसी कार्य को निर्देश करते हैं, वो शब्द जो हैं तब तक अवैध लोप होंगे कि जब तक किन्हीं संदर्भ से, यानी कि वो परिस्थिति से जो है तुरंत, यानी कि तत्पार, यानी कि उसमें लिखा है तत्प्रतिकूल। तत्प्रतिकूल का मतलब ये है कि तुरंत शीघ्र ही एक्शन लेना, ठीक है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अभी तुरंत इसका लेना, एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तब तक जो है ये वैध होगा, ठीक है। लेकिन जैसे यदि आपको नहीं लगता कि ये इस समय जो है तत्प्रतिकूल जो है आशय से नहीं लगता है, तो ये जो है अवैध लोप के शब्द में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी चीज़ का यदि आवश्यकता है तुरंत शीघ्र ही, ठीक है, तो उस शब्द का आप प्रयोग कर लीजिए। लेकिन जब आप प्रयोग नहीं करते हैं, यदि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो शब्द जो है किस में रहेगा? अवैध, यानी कि अवैध लोप में रहेगा। अब लोप और कार्य में क्या फ़र्क है, ठीक है, इसकी परिभाषा जो है 33 में दिया गया है। जब आप धारा 33 देखेंगे, धारा 33, ठीक है, तो 33 में दिया गया है कार्य, यानी कि कार्य या लोप। अब लोप शब्द में क्या है, देखिए, कार्य और लोप में आप समझ लीजिए, नहीं तो ये कार्य और लोप काफ़ी जगह मिलेगा। देखिए, कार्य यानी कि इस धारा के अनुसार, यानी कि धारा 33 ही है, ठीक है, धारा 33 है ये, आप देखना 33 है, ठीक है। 33 में कार्य और लोप शब्द की परिभाषा दी है। कार्य में क्या है कि कार्य शब्द जो है, कार्य शब्द का मतलब है कि कार्यावली से है, ठीक है, कार्यावली से है। इस प्रकार है कि एक कार्य का लोप शब्द लोपावली से है। इसका मतलब क्या है कि आप इसका उदाहरण अब आगे समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कार्य जो है कार्यावली का सूचक है, और किसी कार्य का जो है लोप करना, ठीक है, लोपावली से सूचक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यानी कि यदि आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, और उस कार्य में लोप करते हैं, तो वो जो लोप करते हैं वो लोपावली से संबंधित है, लेकिन जो कार्य करते हैं वो कार्यवली से संबंधित है, ठीक है। ये शब्द आपको अभी हो सकता है ना समझ में आए हो, लेकिन आगे जो उदाहरण आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसे से संबंधित जो है 36 में दिया गया अंशतः कार्य या अंशतः लोप, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कार्य और लोप में क्या है। बाकी तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई कार्य में यदि आप लोप करते हैं तो वो लोपावली शब्द में आएगा, यानी कि वो लोप में आएगा। लेकिन यदि कोई कार्य जो है कार्यावली से संबंधित है, ठीक है, यानी कि कोई कार्य ना करना ये कार्यावली है, और उस कार्य का लोप करना, ठीक है, किसी कार्य का लोप करना वो लोपावली से संबंधित है। तो आप जो बेहतर समझना हो तो आप किसी बुक को पढ़िए, ठीक है, उसमें जो है 33 में देखेंगे तो कार्य लोप दिया गया है। उसके बाद 34 देखेंगे तो 34 में धारा 34 है, ठीक है, धारा जब आप 34 पढ़ेंगे, धारा 34, तो इसमें दिया गया है कि सामान्य, ठीक है, समान आशय से अग्रसर कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, यानी कि किया गया कार्य। अब ये किससे है, देखिए, ये वो जो है, आप इसको समझने से पहले एक उदाहरण समझिए कि ये चीज़ जो है समान आशय का मतलब ये है कि कॉमन ऑफ इंटेंशन मतलब कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। इसका मतलब इस तरह समझिए, उदाहरण के तौर पर जैसे 5 चोर हैं, ठीक है, 5 चोर जो हैं पहले प्लानिंग करते हैं किसी घर को लूटने की, मतलब चोरी करने का, ठीक है। उन सब का चोरी करना यानी प्लानिंग करना जो है, यानी कि जितने भी वहाँ पर लोग रहेंगे, 4-6 चोर रहेंगे, तो उनको जो प्लानिंग होगी, ठीक है, तो उनका माइंड सेट क्या होगा, पूर्व मिलन होगा, यानी कि उन सभी को पता है
इसलिए कहा जाएगा कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। इसका मतलब है कि वो घटना होने से पहले सभी लोग को उस घटना के बारे में पता थी, ठीक है। तो संबंधों इसमें कहा गया समान आशय से अग्रसर में कई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। 5 चोर में से 2 चोर अंदर प्रवेश कर गए और 1 चोर बाहर टकवारी कर रहा है, ठीक है। 3 चोर हो गए, 2 चोर बचे। 1 चोर जो है दूर खड़े होकर देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। 4 चोर हो गए। 5वां व्यक्ति जो है गाड़ी लेकर खड़ा है, ठीक है, कि जैसे ही सब आएंगे लूट कर वैसे ही गाड़ी में बैठ के भाग जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उन सभी का जो है का पूर्व मिलन है, यानी कि जो मस्तिष्कों का है पूर्व मिलन है, ठीक है। समान आशय है, ठीक है। समान आशय का मतलब है कि उन सभी को नहीं, आशय यहाँ से संबंधित ये है, देखिए आशय का एक अलग है, लेकिन समान आशय का मतलब ये है कि उन सभी का जो है कॉमन इंटेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन जो है वो कार्य के लिए जो होगा, क्योंकि ज्ञान और आशय से किया गया है, इसलिए जो है वो कार्य ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अकेले ही उस कार्य को किया गया है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया है। तो इसका मतलब है कि वो जो चोरी की गई है, वो जो अपराध हुआ है, वो समान रूप से बराबर हकदार होंगे, ठीक है। ये जो है धारा 34 कह रहा है, वो चाहे उस घटना पे हो या ना हो, ठीक है, भले चाहे वो कहीं दूर हो, ठीक है, तो वो जो है धारा 34 में आएगा। अब धारा हम 35 समझते हैं। देखिए धारा जो 35 है, धारा 35 में क्या कहा गया है, कोई कार्य, ठीक है, यानी कि कोई कार्य इस कारण, ठीक है, इस कारण अपराध है जब वह कार्य ज्ञान, ठीक है, यानी कि ज्ञान और आशय, ठीक है, और आशय यानी कि आशय से किया गया हो, ठीक है, आशय से किया गया हो। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ज्ञान और आशय से वो कार्य करता है, ठीक है, अपराध है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अपराध कर रहा है। ज्ञान और आशय के, देखिए ज्ञान और आशय, देखिए ज्ञान का मतलब है कि आपको पता है, यानी कि देखिए आशय का मतलब होता है, आशय शब्द की परिभाषा मैं बता चुका हूँ। आशय किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि अपराध, आशय समझ लीजिए आशय किसे कहते हैं। आशय उसे कहते हैं यदि किसी व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न होने वाला, जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम आशय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही चीज़ कहा गया है कि यदि उस व्यक्ति को उस कार्य के बारे में ज्ञान है कि हाँ मैं ये करूँगा तो ये अपराध है, ठीक है, तो वो जो है अपराध के श्रेणी में आएगा, ठीक है। यदि जैसे कई व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य की योजना बनाया जा रहा है, ठीक है, उनमें से व्यक्ति को यदि पता है, ज्ञान और आशय है, ठीक है, या फिर विश्वास करने का कारण है, विश्वास करने के कारण की परिभाषा मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये जो है 26 में दिया गया है। तो आप जो है यदि विश्वास करने का कारण आपके पास है, ठीक है, कि ये कार्य जो है अपराध है, तब ये समझा जाएगा कि आप 35 के तहत आप अपराध किए हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि यदि कोई कार्य ज्ञान आशय से आप करते हैं, ठीक है, आप जानते हुए ये कार्य कर रहे हैं कि जानते हैं कि ये कार्य जो है अपराध की श्रेणी में है, उसके बाद भी आप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपराध कर रहे हैं। यदि आपको उस चीज़ को पता नहीं है कि ये अपराध है या नहीं, उसके बाद हो जाता है, तो वो जो है अपराध की श्रेणी में इस धारा के अनुसार नहीं आएगा, ठीक है। अब हम जो है 36 जानते हैं, यानी कि धारा 36 में क्या है, देखिए धारा 36 में, धारा जब आप 36 देखेंगे तो धारा 36 में दिया गया है अंशतः लोप, ठीक है, अंशतः कार्य, यानी कि कार्य या अंशतः लोप, अंशतः लोप, लोप द्वारा कारित
त्वरित परिणाम, ठीक है, त्वरित परिणाम, परिणाम। देखिए मेरा लक्ष्य यहाँ पर क्या है कि हेडलाइन इसे बताना नहीं है, ठीक है, इसकी परिभाषा, यानी कि मेरा कार्य ये है कि इसको समझाना है, क्योंकि जब आप इसकी परिभाषा ही पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप जो है इन धाराओं के बारे में आप जान लें, ठीक है। देखिए अंशतः कार्य या अंशतः लोप द्वारा कार्य परिणाम। देखिए इससे पहले आप जो है एक औखा नाम के दो व्यक्ति हैं, ठीक है, का जो व्यक्ति है जो वहाँ के जेलर है, ठीक है, वो खा नाम के व्यक्ति को जो है अपराधी है उसे खाना देने से लोभ करता है, तब ये कहा जाता है कि उसने कार्य का अवैध रूप से जो हकदार है खाना देने का, क्योंकि वो जो है अधिकारी है, उसकी तो ये ड्यूटी है खाना देना, ठीक है, लेकिन उसके बाद यदि वो नहीं देता है उसका आशय ये है उसे मारने का, ठीक है, तब ये कहा जाता है कि वो जो है अंशतः कार्य या अंशतः लोप किया है, ठीक है। लोप मतलब कि वह अपने कार्य का आह्वान नहीं किया है, यानी कि अपना कार्य जो है नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो है 36 में दिया है गया है। तो 36 में आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई जेलर है, यदि अपने अपराध यानी कि अपने अपराधी को खाना देने से, ठीक है, लोप करता है तो वो जो है हत्या के दंड का दोषी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो मृत्यु का यानी कि हत्या का दोषी, मानव वध का दोषी होगा, ठीक है। तो अब जो है हम धारा 37 जानते हैं कि आगे धारा 37 में क्या दिया गया है। देखिए धारा 37 में दिया गया है कि किसी अपराध को, ठीक है, यानी कि देखिए किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से एक करके एक को सहयोग करना, मतलब कि किसी कई कार्यों में से करके एक को सहयोग करना। इसका मतलब ये है कि देखिए ये भी जेलर से ही संबंधित है। कैसे कि किसी अपराध को गठित करना, यानी कि आप किसी को मारने से आशय से, यानी कि आप मारने की प्लानिंग, अपराध को गठित करने के लिए कई कार्यों के, उसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार, मान लीजिए कि दो जेलर हैं, ठीक है, एक कैदी है, ठीक है, उस जेलर का काम है उस कैदी को भोजन देना, लेकिन उसका जो माइंड है, ठीक है, वो उसे मारना चाहता है, यानी कि वो दोनों जो है एक प्लानिंग करते हैं उसे मारने की, लेकिन वो क्या करते हैं कि विष की छोटी छोटी बूंद, ठीक है, उसके भोजन में मिलाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर जब ये बात होती है उसकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि वो दोनों भले ही अलग अलग समय पर दिए हों, ठीक है, यानी कि अलग अलग समय पर दिए हों, लेकिन उसका मकसद ये था कि वो मर जाए, यानी कि उसकी मृत्यु करना था, ठीक है। तो ये दोनों भले ही अलग अलग कार्य हों लेकिन उनको जोड़कर एक दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ 37 में कहा गया है कि किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से एक करके सहयोग करना, यानी दो व्यक्तियों द्वारा पहले प्लानिंग बनाया जाता है, उसके बाद फिर विष मिलाया जाता है, भले ही दोनों कर्मचारी अलग अलग समय पर दिए, ठीक है, तो उन दोनों को एक करके एक दंड किया जाएगा, ठीक है, एक अपराध किया जाएगा। अब धारा 38 देखेंगे, यानी कि धारा 38 में कहा गया है कि किसी आपराधिक, ठीक है, आपराधिक कार्यों में, ठीक है, किसी आपराधिक कार्यों में संतृप्त, ठीक है, यानी कि संतृप्त का मतलब है कि उसमें मिला हो, ठीक है, उस कार्य में, ठीक है। तो आपराधिक कार्यों में संतृप्त व्यक्ति जो है व्यक्ति कई विभिन्न, ठीक है, विभिन्न अपराधों का दोषी होगा, ठीक है, अपराधों का दोषी होगा, ठीक है, का दोषी होगा, ठीक है, यानी कि दोषी होगा।
होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी अपराध में, ठीक है, किसी अपराध में संतृप्त व्यक्ति विभिन्न अपराध का दोषी होगा। अब इसका पहले आप धारा 38 का उदाहरण समझिए कि दो दोस्त हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं या दो दोस्त, आप समझ लीजिए कि दो दोस्त एक दूसरे के लिए, यानी कि एक दूसरे के लिए किसी को मारने और मरने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो दोस्त हैं, ठीक है। देखिए दो पक्ष के हिसाब समझिए कि एक पक्ष का है, एक बी पक्ष का, मतलब दो पक्ष हैं, एक पक्ष में दो व्यक्ति हैं, एक पक्ष में एक व्यक्ति है। तो का और खा एक साइड है और खा गा जो है अलग साइड में है, यानी कि दूसरे पक्ष का है। तो जो है गा नाम का व्यक्ति खा नाम के व्यक्ति को गाली देता है, ठीक है, और खा नाम का व्यक्ति जो है गा नाम के व्यक्ति को छड़ी से मारता है, छड़ी से मारता है। उसका आशय जो है मृत्यु करना नहीं था, लेकिन जो का है वो गा का जो है वो एक गुट्ठेदार डंडे से उस पर हमला करता है, किसके, उसके सिर पर, ठीक है। उसको ये पता है, यानी उसको जो है ये कारण, ये विश्वास करता है कि यदि उस डंडे से मारेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तो यदि वो गुट्ठेदार डंडे से मारता है, ठीक है, जबकि उसका दोस्त छड़ी से मारता है, अब वो जो है उसको वध करने के आशय से वो डंडे से मारता है, और जैसे ही मारता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों का कार्य भले ही, मतलब कि एक को जो है मानव वध का दोषी है और एक जो है स्वेच्छाकृत का दोषी है। कौन स्वेच्छाकृत का जो दोषी है? तो खा नाम का जो व्यक्ति है वो स्वेच्छाकृत का दोषी है, क्योंकि खा जो है उसका जो है वध करने का इंटेंशन नहीं था, उसे केवल छड़ी से मारने का था बस, ठीक है। और जो का नाम का व्यक्ति है, जो मतलब कि गुट्ठेदार का व्यक्ति मारता है, यानी कि गुट्ठे से जो डंडे से मारता है, वो जो है मानव वध का दोषी है, क्योंकि उसका जो है आशय था कि वो मर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि यदि कोई व्यक्ति उसका माइंड मारने का है, ठीक है, तब वो मानव वध का दोषी होगा। यदि उसका माइंड उसे मारने का आशय नहीं है तो वो जो है मानव वध से बाहर रहेगा। ये चीज़ आपको धारा 38 में दिया गया है, ठीक है। आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि दो व्यक्ति हैं, दो में से दूसरे व्यक्ति को मारा जाता है, ठीक है, यानी कि दूसरा व्यक्ति किसी दो में से किसी एक को गाली देता है, ठीक है। अब वो उसका एक साथी है जो डंडे से प्रहार करता है, उसको पता है कि इस डंडे से उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी करता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो मानव वध का दोषी है, ठीक है। उसके बाद 38 के बाद आप 39 देखेंगे, धारा 39। तो धारा 39 में क्या दिया गया है देखिए, 38 है, धारा 39 है और धारा 40। देखिए धारा 39 में स्वेच्छा दिया गया है, स्वेच्छा, और धारा 40 में अपराध दिया गया है, ठीक है, अपराध, अपराध, ठीक है, अपराध। अब स्वेच्छा हम किसे कहेंगे? देखिए स्वेच्छा इच्छा पूर्वक से संबंधित नहीं है, ठीक है। स्वेच्छा का मतलब ये होता है कि विश्वास करने का कारण। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता है, स्वेच्छाकृत, अभी आपको मैं स्वेच्छाकृत बताया हूँ ना अभी अपराध में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 38 में स्वेच्छाकृत एक आता है, ठीक है, जो मतलब कि छड़ी से मारता है, ठीक है, वे स्वेच्छाकृत है, और जो गुट्ठेदार डंडे से मारता है वो मानव वध का। तो स्वेच्छाकृत, स्वेच्छा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है उसे मारने का जो है इंटेंशन ना हो, यानी कि कॉमन इंटेंशन उसका ना हो कि उस व्यक्ति को मारने के आशय से वो इस प्रकार का कार्य किया हो, ठीक है, तब उसे हम स्वेच्छा कहते हैं। स्वेच्छा मतलब इच्छा पूर्व से संबंधित नहीं है, ये जो है उस समय परिस्थिति के अनुसार यदि जो होता है उससे हम स्वेच्छा। लेकिन स्वेच्छा में क्या होता है कि मारने का इंटेंशन नहीं रहता, ठीक है, इंटेंशन नहीं। परिभाषा समझे तो अपराध शब्द की परिभाषा ये है कि इस धारा में उपधारा 2 और 3 के अध्यायों और धाराओं के अलावा अपराध शब्द इस संहिता के दंडनीय शब्द का, ठीक है, सूचक होगा, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ
दंडनीय का जो बताया गया बात कही गई है वो जो है अपराध शब्द का सूचक होगा। तो ये जो है धारा 40 है, ठीक है, यानी कि 40 है, ये धारा 40 है। तो जो 40 में देखेंगे तो 31 से 40 तक हम जान चुके हैं। तो अब जो हम अगले वीडियो में 41 से 52 के का तक हम जानेंगे, क्योंकि 52 के का में संश्रय शब्द दिया गया है। और देखेंगे तो 50 में देखेंगे तो धारा शब्द की परिभाषा दिया गया है। और 51 में देखेंगे तो 51 में शपथ से संबंधित दिया गया है, जिसमें देखेंगे न्यायालय के समक्ष या भी कहीं पर भी देखेंगे हिंदू जो है गीता का कसम खाता है, ठीक है, यानी कि उसमें देखेंगे कभी कभी मूवी में तो उसमें दिखाया जाता है कि मैं गीता पर हाथ रख के ये कसम खाता हूँ, या फिर कुछ भी मुस्लिम लोग कुछ कुरान की कसम खाते हैं, ईसाई लोग बाइबल के नाम से कुछ है का उनकी ग्रंथ उसकी कसम खाते हैं, तो वो शपथ से संबंधित है, ठीक है। 50 तो हम जो है 51 है, ठीक है, 51। तो अब जो है हम 41 से 52 तक के अध्यायों को हम आगे समझेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।